हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर। आदित्य बिरला कैपिटल जो है बिरला ग्रुप की एक कंपनी है और इस कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं जिसकी हम चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इस कंपनी के ऊपर हमने पहले भी बहुत डिस्कशन किए हैं जब ये स्टॉक इस रेंज में था, इससे पहले भी डिस्कशन हुआ है। आज ये स्टॉक 220 के आसपास चल रहा है। आज की डेट में देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि कई क्वेश्चंस आए हैं। बहुत से लोग आदित्य बिरला कैपिटल में इन प्राइजेस के फंसे हुए हैं। जब कंपनी का डीमर्जर हुआ था वहां से लेके अभी तक जो है वो प्राइजेस आने में 7-8 साल का समय लग चुका। तो आज की डेट में क्या किया जाए, अभी क्या कर सकते हैं, इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में जो डिस्कशन हम यहां कर रहे हैं, अगर आपका एडवाइजर है तो उसके साथ आप जरूर डिस्कस करिए। अगर एडवाइजर नहीं है तो इस वीडियो को अपने नॉलेज बढ़ाने के पर्पज से देखिए, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन मानने की भूल ना करें। फिलहाल बात करते हैं आदित्य बिरला के फंडामेंटल्स पे। आदित्य बिरला कैपिटल के फंडामेंटल हमारे सामने है, लेकिन अगर इसके बिजनेस को मैं आपको समझाना चाहूं, फंडामेंटल का टोटल रिव्यू देना चाहूं, तो कम से कम 3 या 4 घंटे मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे कि इसके कंपनी के कितने बिजनेसेस हैं। हालांकि उनको शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा रहा हूं। ये देखिए, ग्रासिम इंडस्ट्री है और ग्रासिम इंडस्ट्री और प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप जो है वो इसमें होल्डिंग रखते हैं आदित्य बिरला कैपिटल में। इनकी होल्डिंग भी यहां पे लिखी हुई है। अब आदित्य बिरला कैपिटल जो है वो आदित्य बिरला फाइनेंस को, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस को, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस को, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जो कि सेपरेट लिस्टेड एंटिटी है, इन सब में अपनी स्टेक रखती है। इसके अलावा आगे देखिए, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे जो है वो इसके बिजनेस है। और यहां पर आदित्य बिरला मनी, ये भी लिस्टेड है, एबी मनी के नाम से, बिरला मनी के नाम से आपको इसका शेयर मिलेगा, ये भी लिस्टेड है, जिसके अंदर कंपनी की 74% होल्डिंग है। आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स, आदित्य बिरला एआरसी, ये सारे जो है आदित्य बिरला कैपिटल के अंडर आते हैं। इस कंपनी के अंडर इतने सारे बिजनेसेस हैं। अगर इसके एक एक बिजनेस सेगमेंट को हम देखने जाएं, उसको समझने जाएं, तो फंडामेंटली वो एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। उसके लिए 3-4 घंटे इजीली चाहिए टोटल इतने ग्रुप के फंडामेंटल को समझने के लिए, जो कि ये इस वीडियो में संभव नहीं है। तो उसके लिए आप अपनी खुद की डिटेल स्टडी करना चाहें तो डेफिनेटली करिए। मैं ओवरऑल रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। तो ये इस कंपनी के बिजनेस है। आई होप आपको समझ आया है। अब यहां पर कंपनी ने अपनी डिटेल दी है कि इसके किस बिजनेस में किस तरीके से ग्रोथ आई है, क्या हुआ है, लैंडिंग पोर्टफोलियो इसका कितना हो गया, असेट अंडर मैनेजमेंट इसकी कितनी है, ग्रॉस प्रीमियम जो कि इंश्योरेंस के ऊपर आता है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू टोटल कितनी बैठी है और कंसोलिडेटेड पैट कितना है। साथ में 5% स्टेक जो है वो एबीएसएल एएमसी में यहां पर ओएफएस के थ्रू इन्होंने बेची है, जिसकी डिटेल भी यहां पे ली हुई है। इसकी ब्रांचेस कितनी है वो डिटेल्स हमारे सामने है। आगे चलिए यहां समझिए। अब ये कंपनी यहां बताना चाह रही है एक्चुअली कि किस बिजनेस में कितनी ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वो आप देखना चाहें तो यहां देख सकते हैं। एनबीएफसी में लोन बुक, हाउसिंग के अंदर यहां पर अगर आप देखना चाहें प्रॉफिटेबिलिटी तो पहले कितनी थी अब कितनी है, क्रेडिट क्वालिटी पहले कितनी अब कितनी, एसेट मैनेजमेंट जो कि एएमसी बिजनेस हो गया इसका, उसके अंदर क्या है, एयूएम कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी और यहां पे क्वालिटी। अगर आप देखेंगे तो आपको सब जगह ग्रीन ही नजर आएगा, क्योंकि कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का भी देखेंगे तो आपको पता चलेगी चीजें कि कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया है। यहां पे ग्रोथ नजर आ रही है। अब इसके एक एक चीज को बारीकी से समझना देखिए मेरे लिए संभव नहीं है, और फंडामेंटल हम लोग अगर इसका देखना चाहें तो मैं अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, तो 3-4 घंटे कम से कम चाहिए होंगे खाली समझने के लिए, और फिर इसके ऊपर डिटेल स्टडी होगी, वो चीज अलग होगी। आगे समझिए यहां पर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कैसी रही है। अगर सिंपली समझे तो FY 22, 23 और 24 में आप देख सकते हो किस तरीके से ग्रोथ है। तो 30% की वाई ऑन वाई ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पैट है, पैट का मतलब होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 22 में कितना था, 23 में कितना है, और यहां पे 24 में 41% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ गई। यानी कंपनी ग्रो कर रही है, ये हमें पता चल रहा है। यहां से अगर आप देखना चाहे बिजनेस वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, तो एनबीएफसी से लास्ट ईयर कितना था और इस ईयर कितना है, ग्रोथ कितनी है, ये सारा डिटेल जो है यहां पे आएगा। अगर आप देखेंगे सब बिजनेस सेगमेंट में इसकी ग्रोथ है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में, वो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में उतनी ग्रोथ नहीं आई है जो हमें यहां पे दिख रहा है। अब क्यों नहीं आई है इसका एनालिसिस मैं नहीं करने बैठना चाहता। कोई करना चाहता है डेफिनेटली कंपनी के अंदर जाए, अंदर जाके पूरी डिटेल निकालना चाहे निकाल सकता है। आगे बात करते हैं यहां पर। अब इस कंपनी का एक बार स्ट्रक्चर और बेसिक लेवल फंडामेंटल आप समझ लीजिए। यहां पर कंपनी करती क्या है, यूनिवर्सल फाइनेंशियल सॉल्यूशन ग्रुप जो है वो सारा काम करता है, ये वो कंपनी है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, एसेट मैनेजमेंट आ गया, लैंडिंग, इंश्योरेंस, ये सारी जो चीजें हैं वो आएगी, जो हमने ऑलरेडी देख ली। और ये इसकी कंपनीज है जिसकी डिटेल ये दे रहा है, बट हम ऑलरेडी ये चीजें देख चुके हैं। आगे बात करेंगे सब्सिडरी कितनी है। तो देखिए इसकी इतनी सब्सिडरी कंपनीज है, जिसका ऑलरेडी मैं आपको चार्ट के फॉर्मेट में जो है वो डिस्कशन दिखा चुका हूं। जैसे एबी मनी है, एबी मनी क्या करती है, स्टॉक एंड सिक्योरिटीज ब्रोकिंग के अंदर है। आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर है, वो क्या करता है, जनरल इंश्योरेंस ब्रोकिंग है। आदित्य बिरला एआरसी है, वो क्या है, स्टेट एसेट प्लेटफॉर्म है। यहां पे अगर आप देखना चाहें लाइफ इंश्योरेंस वाली तो ये रही, एसेट मैनेजमेंट वाली यहां पे ये इतनी रही। तो ये सारी चीज जो है आपको मिल जाती है कंपनी के डाटा पे भी, बट इनको एनालाइज करना इतना ईजी नहीं है।
और एक आम आदमी के लिए संभव भी नहीं है अगर कोई समझना चाहे तो। और बाकी अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, आप कुछ डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए, करनी भी चाहिए अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो फिर आपको टेक्निकल्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मैं भी ये सब नहीं कर सकता, तो हमें टेक्निकल के ऊपर आना पड़ेगा। मार्केट कैप 58,000 करोड़ की है, स्टॉक का पी लगभग 17 के आसपास चल रहा है, आरओसी और आरओई ठीक ठाक है, कोई बहुत बढ़िया हम यहाँ पे नहीं कह सकते, लेकिन ये अच्छे माने जाएंगे क्योंकि इसके अंदर पूरे ग्रुप का जो है वो डाटा आ गया, आप तरीके से समझिए। बुक वैल्यू 103 है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि 70% है। बिरला ग्रुप की कंपनी जहाँ पे 70% प्रमोटर होल्ड करते हैं, बहुत अच्छी मानी जाएगी। प्रमोटर्स ने कुछ एक माल यहाँ पे बेचा है, लेकिन वो 0.02% है, कोई बहुत बड़ी डीलिंग नहीं है। डेट टू इक्विटी इस कंपनी के ऊपर मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही फाइनेंस से रिलेटेड है, काफी हद तक मिलेगा। ईपीएस 12 रुपए के आसपास है, जो ठीक ठाक है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा ईपीएस है, ठीक ठाक ईपीएस माना जाएगा। अनप्लेज है होल्डिंग, दैट्स गुड। प्रॉफिट की ग्रोथ यहां पर आपको -30.5% दिखती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये अलग तरीके से कैलकुलेट होती है, जिसको मैं आपको आगे कभी समझाऊंगा। आगे देखिए, मार्केट कैप टू सेल्स 1.69 पे है, जो कि एक फेयर आप कह सकते हो वैल्यू पे आपको मिल रहा है, और यहां से ग्रोथ आती है तो अच्छा चांस मिल सकता है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का माइनस में रह सकता है, क्योंकि फाइनेंस बिजनेस है। पीजी रेशियो 0.53 है, जो कि दिखाता है ग्रोथ अभी बाकी है। अब इसको अगर कंपेयर करना चाहूं इंडस्ट्री के साथ, तो 20 का पी है, तो हम इस कंपनी को ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते, ये ध्यान में रखिए। आगे बात करिए, एवरेज पी देखें तो वो इसका 5 साल में 18.7 का है, और आज 17 के पी पे है, तो हम इसे ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते, ये हमें समझना होगा। आगे समझिए, अगर हम यहां पर क्वार्टर रिजल्ट्स को देखना चाहें तो सबसे पहले मार्च में देखिए सेल्स क्या रही, कंपेयर करिए लास्ट ईयर मार्च से, तो जबरदस्त है। रेवेन्यू इसकी जबरदस्त ग्रो करी है, सेल्स कह लो, रेवेन्यू कह लो, जो कहना है वो कह लो। यहां पे मार्जिन्स को देखिए 28%, और ये मार्जिन्स भी यहां बढ़ गए 33% में, दैट्स ऑल्सो गुड। नेट प्रॉफिट को अगर आप देखना चाहें तो नेट प्रॉफिट डबल हो गया है, ये भी एक अच्छा संकेत है। मार्च के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं और काफी अच्छे कहे भी जाएंगे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो भी देखिए अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे, इनको आप खराब नहीं कह सकते। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हुई है कंपनी के, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। सेल्स बढ़ रही है, मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, तो भैया ग्रोथ रुकती नहीं है। लेकिन क्या ये कंटिन्यू रहेगी? आपको और मुझे फोन करके कंपनी बताएगी नहीं, तो इसलिए टेक्निकल का सहारा हमें लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल इतना पता चल जाता है कि बड़े ग्रुप की कंपनीज होती है, वो 5-10 साल के व्यू के साथ अगर उसमें बैठा जाए तो आपका पैसा डूबने नहीं देती, और एक मार्केट के रिटर्न्स जो होते हैं एक्सपेक्टेड, वो आपको मिल जाते हैं। बट उनमें बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स निकालना, उसके लिए आपको रेगुलर कंपनी को वॉच करना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे चलिए, यहां पर इसको समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास ईयरली P&L, अगर आप ध्यान से देखना चाहें ईयरली इस कंपनी की ग्रोथ को आप समझिए, साथ में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। अभी इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट पोस्ट किया है, वो पूरा ईयर का भी प्रॉफिट नहीं होता था पहले, ये 2021 में, और अभी लास्ट क्वार्टर में उतना आ गया है, अगर आपने देखा हो मार्च का। और ये जो टोटल प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ये शानदार प्रॉफिट यहाँ पे माना जाएगा, एक अच्छा प्रॉफिट कहा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ठीक ठाक है और अच्छी ग्रोथ भी करती हुई नजर आ रही है। सेल्स को अगर हम देखें तो 5 साल में अच्छा ग्रो किया है, 3 साल में भी अच्छा ग्रो, ट्रेलिंग 12 मंथ में भी लगभग 15% की ग्रोथ है। कंपाउंड एंड प्रॉफिट को देखें तो अच्छी ग्रोथ है, यहां पर ट्रेलिंग 12 मंथ में यहां पे प्रॉफिट की ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, जिसके वेरियस रीजंस है, मैं उनमें नहीं जा रहा हूं। आगे समझिए, इसको यहां पे देखते हैं। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल का अच्छा कहा जाएगा, और यहां पर 3 साल का और 1 साल का भी अच्छा कहा जाएगा। लेकिन आपको पता है ये 7 साल पुराने भाव पे आई है, तो जिसने 7 साल पहले पैसा लगाया था उसका रिटर्न कुछ भी नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की अच्छी है, नॉर्मल है, 15% की एवरेज है, तो उसे अच्छा ही कहा जाएगा, खराब नहीं कहते। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, प्रमोटर्स ने यहाँ पे शेयर्स होल्डिंग अपनी कुछ कम करी है धीरे धीरे, तो ये एक कंसर्न वाली बात हमें देखनी होगी। लेकिन ये माल किसके पास गया? क्या पब्लिक के पास गया? नो, आंसर इज नो। पब्लिक के पास 13% था, जो अभी 12% के आसपास है। ये माल FIIs के पास गया है, 7% से सीधा 10.92% हुआ है। तो एक बड़े प्लेयर से दूसरे बड़े प्लेयर के पास गया है, तो हम इतने चिंतित नहीं हो सकते। हमें इतना पता है कि हाँ, कंपनी जो है वो अपने आप ओवरऑल ग्रो कर रही है। प्रमोटर्स के पास अभी भी 70% है, या फिर ये समझिए बिग ग्रुप जो है वो 88% होल्डिंग अभी भी अपने पास रखता है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को देखें तो 5 लाख शेयर होल्डर्स एज पर 31 मार्च इस कंपनी के अवेलेबल है, जो पहले काफी ज्यादा थे। अगर आप देखना चाहें तो 5,28,000, 5,38,000, 5.5 लाख तक के शेयर होल्डर्स थे। 50,000 लोगों ने यहां से अपना आपको निकाल लिया है, और जैसे जैसे शेयर बढ़ा है, देखिए कई लोग यहां से कम हुए हैं। पिछले एक क्वार्टर में थोड़े बहुत यहाँ पे शेयर होल्डर्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। आइए अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, कंप्लीट पिक्चर वही मिलेगी, चार्ट क्या बोलता है। तो ये चल रहा है हमारे सामने आदित्य बिरला कैपिटल का चार्ट, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये स्टॉक जो है वो अपने हाई से, जब ये लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग के बाद अपने हाई से, और ये लिस्टिंग हुई थी डीमर्जर पे, ये डीमर्जर की है,
ये डीमर्जर का कुछ हुआ था यहाँ पे, उसकी लिस्टिंग है और उसके बाद में स्टॉक जो है अपने हाई से इतना ज़्यादा टूट गया, कितना 85%। तो क्या बिरला ग्रुप की कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं थे? नहीं भी, फंडामेंटल तो कंपनी के बढ़िया है। तो बिरला ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, फिर क्यों नहीं चला? तो आपको कैसे पता चलेगा? फंडामेंटली तो आपको यहाँ पे भी कहा जाएगा कंपनी स्ट्रांग है, 7 साल वेट करने को तैयार हो अपने भाव के लिए, इफ यस देन गो फॉर इट एज पर फंडामेंटल। फंडामेंटली आपको यहां भी कहा जाएगा अच्छी कंपनी है, क्या आप वेट कर सकते हो उतना? आपके पास कोई मेथड होना चाहिए, कोई सेटअप होना चाहिए। अगर फंडामेंटली उसको देख रहे हो तो आपके पास भी कोई सेटअप होना चाहिए कि फंडामेंटल के किस लेवल के नीचे मैं ये मान लूंगा कि इस कंपनी के फंडामेंटल खराब है। जैसे हम टेक्निकल फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं उसका रीजन है कि अगर टेक्निकल आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड नेगेटिव था, यहां पे कंसोलिडेशन हो रहा था, ब्रेकआउट करता तो डेफिनेटली हम कुछ काम कर लेते। समझिए एग्जांपल के लिए, यहां से उसने देखिए एक ट्रेंड जो है पॉजिटिव किया, फिर से कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। यहां इस रेंज में अगर कोई मुझे पूछेगा कि अभी क्या करोगे आप, तो मेरा जवाब होगा नो ट्रेड जोन है, मैं कुछ नहीं करूंगा। नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, स्विंग बनने के बाद नो ट्रेड जोन में आते हैं और नो ट्रेड जोन में फंस जाते हैं। फिर जैसे स्टॉक नीचे गिरता है या फिर टाइम वाइज कंसोलिडेट करता है तो कहता है कि हम फंस गए, जबकि गलती यह है कि आप सेटअप के हिसाब से चलिए। कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट हो तब देखिए, एक लिमिटेड स्टॉप लॉस लगा के, तब वो देखा जाता है, इस तरीके से नहीं देखा जाता। राइट नाउ अगर इसका ट्रेंड हम समझना चाहें तो ये समझिए, अभी ट्रेंड बुलिश है, तो ट्रेंड बुलिश है तो मंथली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है वो हमें समझना होगा। इसको यहां से मिटा देते हैं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को समझ लेते हैं। और ये भी ध्यान रखते हैं कि स्टॉक के लिए 255 का एक इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस होने वाला है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। 255 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अभी 223 के आसपास चल रहा है। और अगर पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें तो देखिए साइडवेज मोमेंटम था, करेक्टिव वेव थी, साइडवेज मोमेंटम था, ब्रेकआउट करके शानदार तेजी पकड़ी है, तो ये तो अच्छा माना जाता है। ऐसा लगता है कि बुल्स अभी भी बैठे हैं यहाँ पे। हमें नहीं पता वो बुल्स फंडामेंटल के बेसिस पे बैठे हैं या टेक्निकल के बेसिस पे, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि बुल्स यहाँ बैठे हैं और मैं पर्सनली इसमें टेक्निकल फॉलो करूँ तो उन बुल्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहला हो जाएगा यहाँ पर ऑलमोस्ट 195 का, ये 195 रुपीज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पहला, किन बुल्स के लिए जो यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हैं, चाहे वो नीचे से बैठे हो चाहे यहाँ से बैठे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा उन बुल्स के लिए 154 रुपीज का, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बुल्स के सपोर्ट हमारे सामने आए, करना क्या है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेंड में 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस कटने के बाद में स्टॉक के लिए ये जो लेवल है वो 2017 के बाद में 2024 में आए हैं। तो यहाँ पर 7 ईयर्स का बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो 7 ईयर्स का ब्रेकआउट हुआ है तो आई थिंक कि वो आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ समय का मतलब होगा कि नेक्स्ट अगर उसमें हम 2 से 3 साल का व्यू बनाते हैं तो आई थिंक वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नॉट नेसेसरी, नॉट गारंटेड, मिलेगी ही, मिल सकती है। हमें उस चीज को समझना होगा चार्ट के हिसाब से भी और फंडामेंटल के हिसाब से भी, जैसे आपको कंफर्टेबल आप समझ सकते हैं। आगे समझिए इस चीज को वीकली चार्ट पे, ये हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स नोट डाउन करे। वीकली चार्ट देखिए, ये वीकली चार्ट हमारे सामने चल रहा है, ध्यान से आप देखिएगा, ये पूरा पिक्चर है। अब इसको जूम करके देखते हैं कि रीसेंट का पिक्चर। अब देखिए मैंने एक लेवल अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताया 195 का, अगर आप देखना चाहें तो 195 का ये लेवल यहां पर वेरीफाई हो रहा है। सो दैट इज गिविंग मी कॉन्फिडेंस कि 195 शॉर्ट टर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी खड़ा हुआ है। अगर बात करें 154 वाले की तो वो यहां पर हमारे पास नजर आ रहा है। तो ये आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे भी वेरीफाई हो रहा है। तो दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, हमारे लिए अच्छी चीज होगी। साथ में ये भी पता चल जाएगा कि जितने भी सेलिंग प्रेशर थे वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए थे, सेलर्स जो थे वो यहाँ पे बेच के निकले हुए हैं और बुल्स की ज्यादातर पोजीशन हो सकता है यहाँ पे खड़ी हुई हो, यानी उन्होंने यहाँ पे माल लिया हो तभी ये ऊपर आया है, हो सकता है ना। तो अगर बुल्स के लिए ये पहले वाला सपोर्ट तोड़ दिया जाए, मान लीजिए इनके पास यहाँ से किसी के पास होल्डिंग में है, उसका अगर ये सपोर्ट टूट जाएगा तो उसे नुकसान होगा, तब वो शायद उसे रखना बंद कर देगा। तब तक जो है वो राइड करते हैं। और यहाँ बात हो रही है उन बुल्स की जो बड़ा पैसा लगाते हैं, उनकी नहीं जो किसी भी प्राइस पे ले लेते हैं, समझिएगा। आगे चलिए इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। हैव अ लुक एट डेली चार्ट और देखते हैं आज की डेट में किया जा सकता है। दिस इज डेली चार्ट और यहाँ पे अगर डेली चार्ट में 200 दिन का मूविंग एवरेज भी हमने लगाया है। इस मूविंग एवरेज के साथ भी अगर हम इसे समझना चाहें तो यहाँ पर स्टॉक ने एक गैप जो है ये छोड़ा है। अब ये है 180 से 190 की रेंज में ये गैप है। अब ये गैप भरने आएगा नहीं आएगा ये एक कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है, क्योंकि आज की डेट में फिलहाल अगर डेली चार्ट का ट्रेंड देखा जाए तो इसे हमें ऐसे देखना होगा। डेली चार्ट पे यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है 235 के आसपास, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, हमें ये पता चल गया। अब ये गैप फिल करने आएगा या नहीं आएगा, इस बात को किस तरीके से सोचा जाए और किस तरीके से समझा जाए, जबकि स्टॉक आज वहां से काफी ऊपर चल रहा है। तो इस केस में हम डेली चार्ट का सहारा लेंगे, डेली चार्ट का ही सपोर्ट देखेंगे। तो डेली चार्ट पे यहां पर 208 रुपए के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि डेली चार्ट पे
कोई एकदम ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म यहां पे बैठा होगा तो वो 208 रुपए का सपोर्ट रख रहा होगा, ये हमें पता चल गया। तो ये हमारे लिए क्लियर हो गया कि 208 के नीचे भी आना है तो फिर आते ही इस गैप को फिलिंग हो सकती है, चांसेस विल बी हायर ऑफ दैट। तो 208 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए। अब बात करते हैं आज की डेट में किया क्या जा सकता है, उसको समझना है। तो उसके लिए हम चलेंगे फिर से एक बार वीकली और मंथली चार्ट पे। यहां पर ये वीकली चार्ट हमारे सामने है, कन्वर्ट करेंगे मंथली को और देखिए चीज़ों को समझिए, लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझिए, हम बात करते हैं कोई यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठा होगा तो उसकी थिंकिंग क्या होगी। अब ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में मैं सबसे पहले इसको पकड़ूंगा किसको पकड़ेंगे, ऊपर वाले को जिसने एकदम डीमर्जर से होल्ड कर रखा है, समझो। और डीमर्जर से बहुत से लोगों के पास होगा भी ये शेयर, डेफिनेटली होगा। उनकी थिंकिंग आज की डेट में क्या होगी, ध्यान से समझिए। एक चीज सोचिए कि आपने 7 साल तक वेट किया और 85% करेक्शन देखा, 85% करेक्शन और 7 इयर्स का वेट किया। अगर वो 7 साल बाद आपके भाव पे वापस आ रहा है तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखने, तो फंडामेंटल तो अच्छे हैं, फंडामेंटल तो पहले भी खराब नहीं थे, आज भी खराब नहीं, आज तो उल्टा और अच्छे हुए हैं। टेक्निकल को देखा जाए तो टेक्निकल अभी बुलिश है। तो देखिए इतने समय बाद जब कोई स्टॉक निकल के आता है तो डेफिनेटली वहां पर हमें ये देखना होगा कि टेक्निकल जो है वो बुलिश है, तो हम टेक्निकल के साथ में अभी की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है वो डिसाइड करके काम कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता इस लेवल से, तो आज की डेट में मैं क्या करता, क्या मैं इसको एक बार यहाँ पर बेच देता? आंसर इज नो, एक बार वेट करते। अब क्यों? क्योंकि अभी ट्रेंड बुलिश है, तब तक एक हमने पहले तो कोई स्टॉप लॉस रखा ही नहीं था इसमें, तभी हम इतना लॉस खा रहे हैं। समझिए, मान लीजिए मैंने पहले कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा, तभी मैं इतना लॉस खा रहा हूं, तभी 7 साल बाद भाव आ रहा है। तो अगर मैंने नहीं रखा तो अब मैं रखूंगा, अब ये जो है मेरे लिए 195, ये मैं अपना स्टॉप लॉस रख लूंगा फॉर एग्जांपल, आप समझिए, और इसको राइड करूंगा जब तक ट्रेंड बुलिश है। जब तक ट्रेंड बुलिश है राइड करिए, क्योंकि इतने पेशेंस के बाद स्टॉक जो होते हैं वो 7-7 साल के ब्रेकआउट के बाद आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में उन स्टॉक्स में काफी अच्छे रिटर्न देखे जाते हैं। ये जनरल ट्रेंड रहा है। क्या इसमें भी मिलेंगे? चांसेस आर हाई, लेकिन क्या गारंटी है? गारंटी किसी चीज की नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज हमें नोट डाउन करनी होगी। ऑलरेडी जो पहले से बैठे हैं, जो ऑलरेडी नीचे से लगा के बैठे हैं, वो क्या कर सकते हैं? उनके पास 2 ऑप्शन है, नीचे से हैं तो देखिए प्रॉफिट बुक करना है वो अपने हिसाब से करेंगे। मेरा तो अगर कोई स्टॉक यहाँ पे डबल या ट्रिपल हो जाता तो मैं कॉस्ट निकाल के जरूर उसमें बैठ जाता, लेकिन किसी के पास पड़ा है डबल ट्रिपल नहीं है और वो राइड करना चाहते हैं डबल ट्रिपल होने के बावजूद भी, तो सिंपली उनको डिसाइड करना है शॉर्ट टर्म है तो 195 और लॉन्ग टर्म है तो आज की डेट में 154। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इनको अपने एडवाइजर के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं जो ऑलरेडी लगा के बैठे हैं। सेम क्वेश्चन यहां आएगा कि क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, हम फ्रेश ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। क्या फ्रेश इन्वेस्ट किया जा सकता है? सेम क्वेश्चन आएगा। फंडामेंटली कैसा है? फंडामेंटली बढ़िया है, खराब नहीं है। टेक्निकली कैसा है? टेक्निकली बुलिश है। अच्छा, बुलिश में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या? शॉर्ट टर्म जा रहे हो 195 और लॉन्ग टर्म जा रहे हो 154। तो क्या अभी बाय किया जा सकता है? ये कर सकते हैं। वो डिसाइड करना होगा कि आप शॉर्ट टर्म वाले हो लॉन्ग टर्म वाले हो, उसके हिसाब से। ट्रेंड तो बुलिश है, ये हमें नोट डाउन करना होगा। अच्छा, स्विंग कब बन सकता है और बड़ा मूव मतलब आगे का मूव कब बन सकता है? उसके लिए स्टॉक को ये जो लेवल है 243, इसके ऊपर भी आ गया तो भी यहां पर एक मूव बनने के गेट ओपन हो जाएंगे। 243 के ऊपर स्विंग बन सकता है, यानी हम लिख देते हैं यहां पे स्विंग ट्रेडिंग। इसको अपने एडवाइजर के साथ पूछिएगा और उसमें 208 जो है वो हम सपोर्ट कर देंगे। जो अभी हमने डेली चार्ट पे देखा था ना, डेली चार्ट पे जो हमने सपोर्ट देखा था वो क्या हो जाएगा? वो अब हमारा सपोर्ट हो जाएगा। कब? 243 के बाद में स्विंग करने के लिए 208 का यूज करेंगे और फिर स्टॉक 255 का एक रेजिस्टेंस होगा, बट आई थिंक वो कट जाएगा। 243 कटा तो 255 कटना बड़ी बात नहीं है और फिर ये स्टॉक जो है अपनी आने वाली साल 2 साल की अच्छी जर्नी कर सकता है। बट जो स्विंग कर रहे हैं वो ध्यान में रखिएगा कि उनको अपने 10-15% प्रॉफिट आने पे एग्जिट करना होगा। 10 to 15% प्रॉफिट पे उनको एग्जिट करना होगा, या फिर अगर वो राइड करना चाहते हैं, मान लीजिए 25-30% प्रॉफिट के लिए अगर वो राइड करना चाहते हैं तो फिर उनको TSL का यूज करना होगा। ये ध्यान में रख के ही कोई स्विंग करे तो अपने एडवाइजर से उस वक्त में बात करें। बाकी 243 के ऊपर जाएगा तब हमें देखना होगा कि पैटर्न्स क्या बन रहे हैं और किस तरीके से ऊपर निकल रहा है, तब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। राइट नाउ हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हैं कि एक स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई को काटेगा तो यहां पर चांसेस है कि मूवमेंट निकलेगा। ये पिक्चर है पूरी ऑलरेडी जो है फ्रेश जो करना चाहते हैं स्विंग जो है उनके लिए। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस टाइप के ब्रेकआउट पे होता क्या है। जब भी कोई कंपनी 85% करेक्शंस और प्लस 7 ईयर का ब्रेकआउट करेगी, यानी इतना बड़ा कुछ काम होगा, तो मेरे हिसाब से उन कंपनीज में आने वाले 2 से 3 साल में वो स्टॉक्स जो होते हैं वो 50 to 100% रिटर्न देने की पॉसिबिलिटीज रखते हैं। उनकी पॉसिबिलिटी हायर होती है। क्या मैं ये कह रहा हूं ये देगा, इसकी गारंटी है? नहीं, गारंटी कुछ नहीं है।
संभावनाएं होती है कि वो स्टॉक जो होते हैं, पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी वहां ज्यादा होती है कि वो आने वाले 2 से 3 साल में 50 to 100% रिटर्न दे देते हैं। अब 50 to 100% ही क्यों, ये अगर कोई बहुत छोटे साइज की कंपनी होती तो हम उसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते, लेकिन ये ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी है, बड़े ग्रुप की कंपनी है, तो यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमें लिमिटेड रखनी पड़ती है। हालांकि अगर ट्रेंड बुलिश हो तो हम राइट डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ये देखा गया है कि इस टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं, इस टाइप के करेक्शंस के बाद 7-7, 8-8 साल बाद जब स्टॉक निकलते हैं तो उनमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि आदित्य बिरला कैपिटल जो है क्या 300, 400, 500 जा सकता है? आंसर इज यस, संभावनाएं बिल्कुल है, लेकिन ट्रेंड को राइड करना होगा। मान लीजिए हमने सोचा था कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, ये हम ऐसे ऐसे राइड कर रहे थे, अचानक क्रैश आता है किसी भी वजह से, तो क्या हम बैठे रहे उसमें कि नहीं नहीं हमने तो सोचा था ऊपर जाएगा? नहीं, जैसे ही चार्ट में हमें दिखा कि यहां पर ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है, या यहां पर या यहां पर या यहां पर कहीं पे भी जैसे ही हमें इंडिकेशन आया ट्रेंड नेगेटिव है, दिस इज ओवर ड्यूटी, बुक प्रॉफिट्स ऑन टाइम, ये हमें ध्यान रखना होगा। बाकी एक बंदे की मेंटेलिटी है कि उसे 10 साल बेचना ही नहीं है, तो वो टोटल डिफरेंट हो गया है, उसको फिर चार्ट्स नहीं देखने हैं, फिर वो फंडामेंटल देख के ही अपना काम करे और वो देखता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को मेथड चूज करना पड़ेगा, कौन से मेथड के साथ हम जाना चाहते हैं। तो ये सिंपली आपके लिए क्लियर किया है कि क्या हो सकता है, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपको बता दिया है कि यहाँ पे संभावनाएं क्या हैं और सारी चीज आपके साथ एक्सप्लेन करी है। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। मैं होता तो अभी एक बार इसमें डेफिनेटली वेट करने की देखते कि क्या होता है। ट्रेंड बेरिश होगा अगर 195 के नीचे शॉर्ट टर्म, तो मेरी शॉर्ट टर्म पोजीशंस को मैं काट दूंगा। मेरे लॉन्ग टर्म पोजीशन अगर होती तो मैं 154 के नीचे ही निकलता, वरना नहीं निकलता। हाँ, अगर मुझ में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 222 से 195 देख पाऊं तो अभी निकल जाओ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, या फिर कोई छोटा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन वो चार्ट पे है तभी बताओगे, है ही नहीं तो कैसे बताओगे। आई होप आपको समझ आया होगा आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर क्या एनालिसिस है। कोई डाउट हो किसी टाइप का, आपको किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में एनालिसिस सीखना चाहें तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। किसी भी तरह का अगर वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए या संपर्क कर सकते हैं। अगला बैच जो है वो हमारे पास 23 जून से शुरू होगा। ध्यान रखिए 15-20 दिन, 1 महीने पहले एडवांस रजिस्ट्रेशन होते हैं और फीस रहती है 44,000। ये 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक समय में एक ही इंसान मेरे साथ सीखता है और इसकी फीस 44,000 है। मे बी इन योर बजट, मे बी अंडर योर बजट, मे बी आउट ऑफ योर बजट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा जल्दी आपके बजट के अंदर भी आए और आप सीख पाएं इस चीज़ों को। अकाउंट ओपनिंग करके भी हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डायमंड मेंबरशिप या एसटीपी मेंबरशिप लेकर। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।